नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अध्याय 4 समाजीकरण की प्रक्रिया का जो है अभ्यास प्रश्न और विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बार 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ये सीरीज आपको पता है CDP जो है ये सक्सेस मास्टर बुक से जो है हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें CDP, EVS, हिंदी, संस्कृत, मैथ का वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाएं। आज समाजीकरण की प्रक्रिया का जो है अभ्यास प्रश्न करेंगे और विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले इसका जो कंटेंट 3 पार्ट में जो है बन चुका है, आप वहां से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण का अर्थ एक में है, देख लीजिए, सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। ये चीजें गलत हैं। 2 में है समाज में समायोजित होना। ये बहुत ही अच्छा है। समाज में समायोजित होना ही क्या है? समाजीकरण है, यानी कि समाज के नियम कानूनों को सीखना, उसके मानदंडों को सीखना, संस्कृति को सीखना, यानी समाज में घुलना मिलना, समायोजित होना। 3 में है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। ये भी गलत है। और सामाजिक विविधता को समझना, ये इसका इसी में आ जाता है। विविधता को समझना एक चीज है, सामाजिक विविधता, संस्कृति, मानदंड, मूल्य सभी चीजें अलग अलग है। यहाँ पे एक चीज लिया है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, समाज में समायोजित होना ही क्या है? समाजीकरण है। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। क्या? हम की भावना का जो है ये विकास करता है। और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? किम्बल, रॉस, अरस्तु और वाइगोत्स्की। तो ये रॉस महोदय का ये कथन है। ठीक है, ये रॉस महोदय का कथन है। चलिए अब आगे देखते हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर देखते हैं। ये चीजें आप जब कंटेंट पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, शुरुआत में ही हम बताए हुए थे। चलिए 3 नंबर देखते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? एक में है संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। संस्कृति का हस्तांतरण सही बात है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह सत्य है। हमको असत्य ढूंढना है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता जैसे माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं एवं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। सही बात है, समाजीकरण का ये सब अभिकर्ता है जहां से बच्चे समाजीकरण सीखता है। 3 में है पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। ये गलत चीज है। पालन पोषण जो है बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है। 4 में समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। ये भी सही है, समाज में रहकर ही समाजीकरण होगा, समाज से अलग रह करके नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि वो असत्य है, गलत है। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। क्या महत्व है? किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में, तो ये सभी चीजों में है। जो समाजीकरण में धर्म का महत्व, आदर्शों, अनुकरण और संस्कार सभी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 5 में सभी हम कंटेंट में बताए हुए हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। अनुकरण जो है, अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। अनुकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो परिवार एवं पड़ोस है। ठीक है, तो 6 नंबर का 1 हो जाए। समझ गए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को जो है उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो परिवार एवं पड़ोस, जहाँ पे हम अनुकरण करके सीखते हैं।
चलिए 7 नंबर देख लीजिए। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? एक में बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद है बालकों के सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, सही, ये भी सही है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, ये भी सही है। तो ये सभी हो जाएगा, क्या ये सभी हो जाएगा। और 4 नंबर में निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पालन पोषण निभाते ही हैं, सहानुभूति भी निभाते हैं, पास पड़ोस भी निभाते हैं, तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सब समाजीकरण को प्रभावित करता है। 9 में है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से 3 वर्ष के बाद, ये गलत है, जन्म से ही। तो जन्म से ही बालक का समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट में बताए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बच्चा जो जन्म लेता है उसका जब समाजीकरण उसी समय से स्टार्ट हो जाता है, जैसे माँ की आवाज को पहचानना, अपने घर के परिचित लोगों को जानना, यानी माँ को सबसे शुरुआत में समाजीकरण की पहली चीजें होती है वो माँ की आवाज को पहचानना, अपनी बातों को जो है शारीरिक क्रियाओं के अनुसार करना, ये सभी चीजें जो है वो समाजीकरण का ही पार्ट है। जैसे रो करके, हंस करके या बोल बोल करके किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, तो ये सभी चीजें समाजीकरण का पार्ट है। तो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। 10 में देख लीजिए, समाजीकरण के किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो उच्च पाई जाती है ये जो है आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। किसमें? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, समझ गए? प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक, याद रखिए। तो जिज्ञासा की उच्च प्रवृत्ति जो होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। इसमें बच्चा क्यों, क्या, क्यों, कैसे नई नई चीजें जानना चाहता है, खिलौना को तोड़ करके उसको जो है बनाना चाहता है, ये उसी अवस्था में होता है। अब 11 में समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में जो है समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो समकक्ष मित्रों को, ठीक है, तो ये जो है समकक्ष मित्र जो होता है, तो ये आप देख लीजिए समकक्ष मित्रों यानी किशोरावस्था में, किसमें? किशोरावस्था में होता है, ठीक है। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जो होता है वो किशोरावस्था में होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब किशोरावस्था में जो है वो समवयस्क जो समकक्ष मित्र होता है उसके साथ मित्र कर ले, और ये जो है उत्तर बाल्यावस्था जो होता है या ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें बच्चा जो है अपने मतलब जो लड़का रहेगा तो समान उम्र लिंग के प्रति जो है आकर्षण रहता है, वो समवयस्क मित्र चाहता है, यानी अपने अनुसार, यानी कि लड़का होगा तो लड़का से दोस्ती करेगा, लड़की होगा तो लड़की से दोस्ती करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे समाजीकरण किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ये किशोरावस्था में होगा, समायोजन करना वो सीखता है इसमें, समवयस्क समूहों। अब सबसे गहन और जटिल समाजीकरण ये किशोरावस्था के दौरान होता है, ये हम पढ़ाए हुए हैं और ये बार बार एग्जाम में आता भी है, तो किशोरावस्था हो। 13 में शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायक होता है। किसमें? तो समाजीकरण, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 में है समाजीकरण के में जो है बच्चों के डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। तो यहाँ पर क्या है, समाजीकरण में बच्चों को जो है डैश को निर्देशित कर, तो व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, ठीक है, करना, और अनैच्छिक एवं डैश गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में सही व्यवहार है, यहाँ पे गलत होगा, गलत व्यवहार होगा, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन गलत है। 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो उसका बौद्धिक विकास करना, उसे सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उसे गृह कार्य देना, उसके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, तो नहीं, उसके बौद्धिक विकास
करना, उसका बौद्धिक विकास करना है, ठीक है, बुद्धि का विकास करना है, जिससे वो समाजीकरण अच्छे तरीके से कर पाए। 16 में अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। कैसा? पहला है सहानुभूति, ठीक है, लेकिन कठोर नहीं होना चाहिए। सहानुभूति, स्नेह और सहानुभूति पूर्वक, ये दो ऑप्शन सही है। 3 में सामान्य और 4 में कठोर, ये भी नहीं होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन स्नेह और सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसको हम डिटेल से बताए हुए हैं, आप वहाँ पे कंटेंट में पढ़ सकते हैं। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता और बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो खेलकूद जो है समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 18 में निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? मैं और मुझे का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो यहाँ पर मीड महोदय। किसने? मीड महोदय। चलिए अब आगे देखते हैं 19 नंबर। तो अब 19 से पहले इसमें एक और चीज जान लीजिए कि ये जो है मैं और मुझे का सिद्धांत मीड महोदय दिए, और जो है स्वदर्पण का सिद्धांत जो है ये कूले महोदय दिए, और सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है दुर्खिम महोदय दिए। ये हम कंटेंट में बताए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए 19 नंबर में है प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होती है। सही बात है, ये सतत प्रक्रिया में होती है, सुचारू रूप से चलती है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह मत किसका है? किम्बल यंग, दुर्खिम, डार्विन, रॉस। तो ये किसका कथन है? यहाँ पर सीधा सीधा ये दुर्खिम का कथन है। किसका? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है कौन दिए हैं? दुर्खिम महोदय। अभी हम बताए ऊपर में। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खिम महोदय, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। 20 नंबर में देख लीजिए कार्तिक अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये नहीं होगा। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये भी नहीं होगा। कार्तिक को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। ये भी नहीं होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसे बोलने का अवसर मिलता है, उसको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है, तो इसलिए वो तो यहाँ पे बातें करने में अच्छा लगता है। अब एक इसमें सबसे कठिन, अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लीजिए विगत वर्षों में भी कुछ पूछे गए हैं, और भी हम आगे लेकर के आएंगे जब सीडीपी का जो है प्रीवियस ईयर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन। 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना, ये उस पर थोपना है, ये नहीं होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक वातावरण के में अनुकूलन और समायोजन करना, उसे सामाजिक वातावरण के अनुसार ढालना, उसके नियम कानून को, संस्कृति, मानदंड, मूल्य, उसको सीखना। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ये नहीं। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, ये भी नहीं। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल। 4 नंबर हो जाएगा, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल। चलिए अब 24 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। यहाँ पर एक चीज समझना है कि समाजीकरण की एजेंसियां 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक निष्क्रिय एजेंसी और एक सक्रिय एजेंसी, ठीक है। पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं। निष्क्रिय एजेंसी पूछा है जहाँ पे बच्चों का समाजीकरण नहीं होता है। तो स्वास्थ्य क्लब में होता है, परिवार में होता है, इको क्लब में होता है, सार्वजनिक पुस्तकालय में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों नहीं होगा अब ये समझाते हैं। सक्रिय एजेंसी यानी एक्टिव एजेंसी वो होता है जहां व्यक्ति सीधे क्या करता है, सीधे या प्रत्यक्ष रूप से सीधे जो है लोग से जो है संपर्क में आकर के सीखता है, लोगों से संपर्क में आकर के सीखता है। जैसे परिवार हो गया, ठीक है, मित्र हो गया, क्लब हो गया, जैसे स्वास्थ्य क्लब हो गया, इको क्लब हो गया, पास पड़ोस हो गया। यहाँ पर बच्चे क्या करता है, विद्यालय हो गया, यहाँ पर बच्चे जो है सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो है व्यक्ति के संपर्क में आकर के सीखता है, ठीक है। तो ये हो गया सक्रिय एजेंसी। और एक होता है निष्क्रिय एजेंसी।
निष्क्रिय एजेंसी में देख लीजिए, जहां पर बच्चा जो है बिना किसी के संपर्क में या प्रत्यक्ष रूप से, बिना प्रत्यक्ष या संपर्क, ठीक है, व्यक्ति बिना प्रत्यक्ष या किसी के संपर्क में आए बिना सीखता है। कोई उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं सिखाता है, अपने आप सीखता है। क्या? अपने आप सीखता है। जैसे पुस्तक से, ठीक है, मोबाइल से, टीवी से, यानी मीडिया के माध्यम से। मीडिया जो भी होता है, पेपर हो, न्यूज हो, मोबाइल हो, जो भी इंटरनेट का माध्यम है, उसमें हमको सीखना पड़ता है, उसमें कोई आके प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताता है, ठीक है। उसके बाद है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय, यहाँ कोई प्रत्यक्ष या सीधे सिखाने वाला नहीं होता, ठीक है, व्यक्ति खुद पढ़कर यहाँ पे सीखता है सार्वजनिक पुस्तकालय में, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको बताने वाला नहीं रहता है, यहाँ पे खुद आपको अपने पुस्तक पढ़ करके खुद सीखना पड़ता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में व्यक्ति स्वयं पढ़ करके जो है सीखता है। और निष्क्रिय एजेंसी में भी बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं या आदमी होते हैं, प्रत्यक्ष या सीधे सिखाने वाला यहाँ पे कोई नहीं होता है, अपने आप सीखता है, ठीक है। अब यहीं पे जान लेते हैं स्वास्थ्य क्लब और इको क्लब के बारे में। स्वास्थ्य क्लब जो होता है, यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य क्लब से जुड़ी गतिविधियां। स्वास्थ्य क्लब में क्या होता है? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई गतिविधियां होता है, जैसे योग, ठीक है, व्यायाम, खेल कूद, ठीक है, जिम हो गया, फिटनेस प्रोग्राम, ये सब जो है स्वास्थ्य क्लब में होता है। तो यहाँ पर जो है आप अकेले नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सामूहिक रूप से होता है, इसलिए इसे जो है समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी माना गया है। इको क्लब, इको क्लब में क्या होता है? तो इको क्लब में जो होता है वो यहाँ पर क्लब पर्यावरण जो है, इको क्लब में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा होता है। क्या? पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, जल बचाओ अभियान, ये सभी चीजें जो है इको क्लब में होता है। यहाँ बच्चे जो है मिलकर पर्यावरण की रक्षा करता है, ठीक है, जिससे उसमें जिम्मेदारी आती है, सहयोग की भावना आता है, समाज के प्रति जागरूकता विकसित होता है, ठीक है। तो आई होप इसको आप लोग समझ होंगे। परिवार में भी बच्चा माता पिता से, अपने बड़े से, जो अभिभावक होते हैं उससे सीखता है प्रत्यक्ष रूप में। चलिए अब आगे देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एक में है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल सीखता है, सही बात है, सामूहिक। उसके बाद देखते हैं, दो में है बच्चे जो है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सही बात है। बच्चे विद्यालय में जो भी शिक्षक के द्वारा बताया जाता है वो सीखता है। 3वीं कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, प्रजातंत्र के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 4 में समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, यानी कि ग्रहण है, तो सही है, 4 भी सही, 3 नंबर ऑप्शन गलत है। 26 में निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक जो है वो परिवार है। क्या है? परिवार है। चलिए अब देखते हैं 27 में, जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार यानी मीडिया, मल्टीमीडिया, मीडिया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार द्वारा किया जाता है, गलत चीज है, ये केवल नहीं, सभी के द्वारा होता है, बहुत सारे चीज इसमें समाजीकरण में आता है। जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है, ये तो सही है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां और मूल्यों और विश्वासों पर प्रभावित करता है, ये सही है। इनमें बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, यहाँ पर जो है देख लीजिए। और उसके बाद एक 4 नंबर की देख लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। 4 में संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम, तो इसमें क्या बोले, उपयुक्त कथन है। सबसे उपयुक्त कथन जो है यहाँ पर 2 नंबर है। क्या है? 2 नंबर है, 27 का 2 नंबर जो है ये सबसे उपयुक्त कथन है, जहाँ पे बच्चे जो है संचार माध्यमों में पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम से अपनी रुचि, अभिवृत्ति, विश्वास को जो है इसके प्रभावित करता है। यहाँ पे बच्चे संचार माध्यम के बच्चे जो है संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करते ये लिखें, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन 2 नंबर है, ठीक है। अब 28 में है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार दास भूमिका निभाते हैं, तो ये एकदम बच्चे जो है मुख्य निभाते हैं, यानी प्राथमिक है, तो मुख्य होगा, ठीक है। तो
तो 28 का जो है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मुख्य या रोमांचकारी यानी मुख्य ही यहाँ पर हो जाएगा, गौण तो द्वितीयक हो जाता है, यहाँ मुख्य हो जाएगा यानी प्राथमिक। 29 में निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हैं? तो विद्यालय और पास पड़ोस जो है समाजीकरण के गौण वाहक है, और परिवार रिश्तेदार ये सब जो है प्राथमिक कारक है। ठीक है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा 29 का। तो चलिए आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। अगले वीडियो में फिर पांचवा चैप्टर पियाजे बैगोस्की होलबर्ग को लेकर के आएंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से। चलिए धन्यवाद।